ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर अक्सर एक अजीब सी शांति महसूस होती है। लोग यहाँ अपनी जिंदगी में थ्रिल, एडवेंचर और सुकून ढूंढने आते हैं। कभी कोई इन पहाड़ों को फतह करने निकलता है तो कभी कोई खुद को आजमाने। लेकिन जरा सोचो, अगर इन्हीं शांत पहाड़ों के अंदर से अचानक कोई मॉन्स्टर बाहर निकल आए तो ये एडवेंचर कैसा लगेगा। कहानी की शुरुआत होती है एक टीनेज लड़की नोरा से, जो अपने पिता टोबियस टीडमैन के साथ एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाई कर रही होती है। दोनों एक ऊंचे चट्टानी किनारे तक पहुंचते हैं, जहां से नीचे बर्फीली घाटियां और दूर तक फैले पहाड़ साफ दिखाई देते हैं। जब दोनों चोटी तक पहुंचते हैं तो पिता बेटी के बीच बातचीत शुरू होती है। टीडमैन नोरा से उसके बचपन की पसंदीदा फेरी टेल के बारे में पूछता है। कहानी के मुताबिक ये पहाड़ कभी ट्रोल्स नाम की रहस्यमयी क्रीचर्स हुआ करते थे। कहा जाता है कि पुराने जमाने में ये खुलेआम घूमा करते थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो सब धीरे धीरे इन पत्थर जैसे पहाड़ों में बदल गए। नोरा को इन कहानियों पर ज्यादा यकीन नहीं होता, लेकिन उसके पिता समझाते हैं कि अगर किसी कहानी को सच होते देखना है तो पहले उस पर भरोसा करना पड़ता है। टोबियस आगे कहता है, दुनिया की हर कहानी में थोड़ा सच होता है, बस लोगों ने मानना छोड़ दिया है। ये सुनकर नोरा अपनी आंखें बंद करती है और तभी उसे उन पहाड़ों में इंसानों जैसी आकृतियां दिखाई देने लगती हैं। नोरा हैरानी से बुदबुदाती है, मिट्टी और पत्थर से बना बर्फीला सीना, पहाड़ जैसा तना, अंधेरा इनका दोस्त है और रोशनी इनकी मौत। ये देखकर वो पूरी तरह हैरान और शॉक्ड हो जाती है और यहीं से कहानी 20 साल आगे बढ़ जाती है। वक्त बदल जाता है, बचपन की कहानियां पीछे छूट जाती हैं और नोरा एक बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंच चुकी होती है। दूसरी तरफ हमें डोवरे माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहां एक कंस्ट्रक्शन टीम पहाड़ों को काटकर एक लंबी टनल बना रही होती है। ये वही डोवरे पहाड़ हैं, जहां अब इंसान पहाड़ों के सीने को चीर कर तरक्की का रास्ता बना रहा होता है। टनल ब्लास्टिंग ऑपरेशन के दौरान अचानक कुछ अजीब होता है। वर्कर्स को टनल के अंदर से किसी बहुत भारी कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है। पहले उन्हें लगता है कि शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट है या ब्लास्ट ज्यादा अंदर चला गया है, लेकिन अगले ही पल पूरी टनल जोर जोर से कांपने लगती है। धूल, मिट्टी और पत्थरों का एक भयानक तूफान उठता है। मशीनें पलट जाती हैं और मजदूर जान बचाकर भागने लगते हैं और इससे पहले कि वर्कर्स वहां से पूरी तरह निकल पाते, एक भारी और रहस्यमयी जीव अंदर से बाहर आने की कोशिश करता है। जमीन फटती हुई महसूस होती है, जैसे कोई बहुत पुरानी और भारी चीज सदियों बाद जाग गई हो, लेकिन धूल इतनी ज्यादा होती है कि कोई साफ तौर पर उसे देख नहीं पाता। इस हादसे में कई लोगों की जान चली जाती है। इस घटना से नॉर्वे की अथॉरिटीज पूरी तरह हैरान और परेशान हो जाती हैं। तुरंत मिलिट्री डिफेंस को अलर्ट किया जाता है और मामले को नेशनल इमरजेंसी माना जाता है। रिपोर्ट्स में साफ लिखा होता है कि ये कोई नॉर्मल प्राकृतिक गतिविधि नहीं, बल्कि कुछ असामान्य हुआ है। सैटेलाइट इमेजेस में टनल के आसपास एक बहुत बड़ा फुटप्रिंट दिखाई देता है, जिसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। फुटेज और रिपोर्ट सीधे प्राइम मिनिस्टर तक भेजी जाती हैं। प्राइम मिनिस्टर अपने असिस्टेंट अंद्रेयास से कहती हैं कि वो किसी एक्सपर्ट को इस मामले की जांच के लिए तुरंत लेकर आए। अगले सीन में हम देखते हैं कि अंद्रेयास हेलीकॉप्टर लेकर नोरा को लेने आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि नोरा अब बड़ी हो चुकी है, एक प्रोफेशनल पेलियोबायोलॉजिस्ट जो जीवाश्मों और प्राचीन जीवों पर रिसर्च करती है। वो पहाड़ों से दूर अपने काम में डूबी हुई एक लॉजिकल और साइंटिफिक जिंदगी जी रही होती है। नोरा को सीधे मिनिस्ट्री कंट्रोल रूम ले जाया जाता है। वहाँ पहले से ही कई साइंटिस्ट और उच्च पदों पर बैठे अधिकारी इस इंसिडेंट पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। उसे पहाड़ों में हुए हादसे की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, गहरे विशाल कदमों के निशान, टूटी हुई चट्टानें और तबाह रास्ते। इन्हें देखकर नोरा भी चौंक जाती है, क्योंकि ये निशान किसी मशीन के नहीं बल्कि किसी जिंदा प्राणी के लगते हैं। गवर्नमेंट उससे कहती है, हमें यह समझना है कि ये आखिर हो क्या सकता है। ज्यादातर साइंटिस्ट्स का मानना होता है कि टनल खोदते वक्त वर्कर्स ने गलती से मेथेन गैस के हाई प्रेशर जोन को तोड़ दिया होगा, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। लेकिन नोरा इस थ्योरी को सीधे रिजेक्ट कर देती है। वो बताती है कि फुटप्रिंट्स का पैटर्न ऐसा है जैसे कोई बहुत विशाल जीव सीधी दिशा में चलता हुआ आगे बढ़ा हो। कदमों की गहराई देखकर उसे अंदाजा हो जाता है कि उस क्रीचर का वेट बेहद ज्यादा है, लेकिन वो साफ कहती है, ऐसा कोई जीव आज तक साइंटिफिक रिकॉर्ड्स में मौजूद नहीं है। मीटिंग रूम में सब लोग उलझन में पड़ जाते हैं। कोई इसे ब्लास्ट कहता है, कोई लैंडस्लाइड, लेकिन फुटप्रिंट्स इस बात को साफ कर देते हैं कि कुछ चला है और बहुत भारी चला है। इसी पॉइंट पर मिनिस्ट्री ऑफिस की एक वर्कर सबको उस हादसे का वीडियो फुटेज दिखाती है। अब हम देखते हैं कि टनल वाले हादसे के बाद एक काफी बड़ा मॉन्स्टर साफ तौर पर देखा जा चुका है। ये क्रीचर देखने में किसी जायंट इंसान जैसा लगता है, लेकिन इसका पूरा शरीर पत्थर जैसा सख्त दिखाई देता है। फुटेज में धूल और मलबे के बीच एक विशाल परछाई हिलती हुई नजर आती है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि वो चीज इतनी ज्यादा बड़ी है। इसी फुटेज के बाद पूरे मीटिंग हॉल में सन्नाटा छा जाता है। इसी बीच दूसरी जगह फ्लिसा नाम के इलाके में एक और बड़ा हादसा हो जाता है। वही टनल वाला मॉन्स्टर एक बूढ़े कपल के घर पर जोरदार हमला कर देता है और पूरा घर तहस नहस हो जाता है। जैसे ही इस घटना की खबर मिनिस्ट्री तक पहुंचती है, सरकार फैसला लेती है कि अब इस मामले को सीधे ग्राउंड लेवल पर जांचने की जरूरत है। इसीलिए नोरा, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर अंद्रेयास और मिलिट्री कैप्टन क्रिस को एक स्पेशल टीम बनाकर उस क्रीचर के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेज दिया जाता है। तीनों हेलीकॉप्टर से उस बड़े फुटप्रिंट का
पीछा करते हुए दोबारा डोवरे पहाड़ों तक पहुंचते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर तीनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जो फुटप्रिंट्स इतनी दूर तक साफ दिख रहे थे वो अचानक पहाड़ों पर पहुंचते ही गायब हो जाते हैं। सब सोच में पड़ जाते हैं, इतनी बड़ी चीज आखिर अचानक कहां चली गई? क्या आसमान ने निगल लिया या पहाड़ों ने अपने अंदर छुपा लिया? किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं होता। हेलीकॉप्टर में वापस लौटते हुए नोरा का ध्यान भटकने लगता है और उसे अपने बचपन की बातें याद आने लगती हैं। पहाड़, कहानियां और उसके पिता की बातें। नोरा जानती है कि अगर इन पहाड़ों और पुरानी लेजेंड्स के बारे में किसी को सबसे ज्यादा जानकारी है तो वो उसके पिता टोबियास टीडमैन ही हैं। हालांकि नोरा और उसके पिता के बीच सालों से दूरी बनी हुई थी, वो उनसे मिलने में हिचकती भी है, लेकिन फिर वो मन को शांत करती है, क्योंकि उसे पता है कि इस रहस्य को समझने के लिए उसे अपने पिता की मदद लेनी ही होगी। इसके बाद नोरा, एंड्रियास और कैप्टन क्रिस टोबियास के घर की ओर निकलते हैं। थोड़ी देर बाद वे उस शांत इलाके में पहुंचते हैं जहां टोबियास का घर बना होता है। घर पहुंचते ही टोबियास नोरा से कहता है, आखिर मेरी याद आ ही गई। वो नोरा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन नोरा साफ साफ कह देती है कि वो यहाँ सिर्फ काम के सिलसिले में आई है, ना कि किसी पर्सनल रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। टीडमैन के घर में हमें इस मॉन्स्टर से जुड़ी कई तस्वीरें और ड्राइंग्स दिखाई देती हैं। वहीं एंड्रियास की नजर एक पुरानी नाज़ी एरा पेंटिंग पर पड़ती है। इस पर टीडमैन बताता है कि 1943 में रूसी आर्मी ने नाज़ी प्रिजनर्स से नॉर्वे के पहाड़ों में रेलवे खुदवाई थी, लेकिन उस वक्त तो उन्हें बीच में ही काम रोकना पड़ा था, क्योंकि पहाड़ों को काटते हुए उनका सामना एक सुपरनैचुरल एंटिटी से हो गया था। इस घटना की सारी डिटेल्स मीडिया तक पहुंचने से पहले ही दबा दी गई थी। ये सुनकर नोरा कहती है कि आज कई साल बाद कुछ बिल्कुल ऐसा ही दोबारा हुआ है। वो बिना समय गंवाए टोबियास को पहाड़ों में मिले बड़े बड़े फुटप्रिंट्स और पिछली बार हुए हादसे का वीडियो फुटेज दिखाती है, जिसमें धूल और मलबे के बीच एक परछाई जैसा विशाल राक्षस हिलता हुआ नजर आता है। फुटेज देखते ही टोबियास का चेहरा एकदम गंभीर हो जाता है। टोबियास धीमी लेकिन पक्के यकीन के साथ कहता है, ये इंसान या जानवर के निशान नहीं है, ये ट्रोल के कदम हैं। ये सुनते ही नोरा, एंड्रियास और क्रिस तीनों हैरान रह जाते हैं। नोरा साफ कहती है कि विज्ञान ट्रोल जैसे जीवों को कभी स्वीकार नहीं करता, लेकिन टोबियास अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो समझाता है कि ट्रोल पत्थर जैसे दिखते हैं, पहाड़ों के साथ घुल मिल जाते हैं और आकार में बेहद विशाल होते हैं। टोबियास कहता है, अगर ये वही जगह है तो पहाड़ों की दिशा में अब सब कुछ बदलने वाला है, और ऐसे में हमें एक सेकंड भी देरी नहीं करनी चाहिए। सारी बातों पर ध्यान से गौर करते हुए टोबियास आगे बताता है कि 1840 तक नॉर्वे की गवर्नमेंट ने ट्रोल्स नाम के क्रीचर्स से कांटेक्ट रखने पर पूरी तरह बैन लगा दिया था, लेकिन वो ये भी कहता है कि कोई भी सच्चाई हमेशा के लिए छुपाई नहीं जा सकती। इस बात पर नोरा को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि उन्हें किसी पुरानी फेरी टेल जैसी कहानियों में उलझने की जरूरत नहीं है। नोरा का मानना होता है कि अगर ट्रोल जैसे क्रीचर्स 1000 साल पहले नॉर्वे में रहते थे तो अब तक उनका कोई न कोई साइंटिफिक एविडेंस जरूर मिल चुका होता, लेकिन टोबियास नोरा की बात से सहमत नहीं होता। वो कहता है कि ट्रोल्स नॉर्वे में बहुत पहले से मौजूद थे और नॉर्वे के क्रिश्चियनाइजेशन के बाद धीरे धीरे उनकी आबादी खत्म कर दी गई थी। इसके बाद टोबियास किटेल्सन नाम के एक फोकलोरिस्ट की बनाई हुई एक पुरानी तस्वीर दिखाता है, जिसमें वही मॉन्स्टर दिखाई देता है। टोबियास बताता है कि किटेल्सन ने अपने जमाने में ट्रोल्स पर कई आर्टवर्क्स और कहानियां बनाई थीं, जो असल में उनकी हकीकत को छुपाने के लिए थीं। हालांकि टोबियास अब भी पूरी तरह नोरा और क्रिस की बातों पर यकीन नहीं करता, फिर भी वो उनके साथ मिलकर उसी पहाड़ी इलाके की ओर निकलने का फैसला करता है जहां वो विशाल फुटप्रिंट्स अचानक गायब हो गए थे। अब हम देखते हैं कि टीडमैन, नोरा और बाकी सब लोग चॉपर में होते हैं। रास्ते में टीडमैन बताता है कि ये ट्रोल या तो मेल ट्रोल हो सकता है या फिर फीमेल ट्रोल, जिन्हें लेजेंड्स में अग्रेस कहा जाता है। रास्ते में ही टोबियास ये भी बताता है कि ट्रोल सूरज की सीधी रोशनी में पत्थर बन जाते हैं, इसीलिए वो हमेशा गहरी जगहों और पहाड़ों में छुपे रहते हैं। सफर के दौरान टीडमैन एक जगह हेलीकॉप्टर रुकवाता है और आसपास की मिट्टी और जमीन चेक करने लगता है। वो पत्थरों के बीच खड़े होकर टेरेन और नक्शे को देखता है और कहता है, नक्शे के हिसाब से यही कहीं होना चाहिए। यहीं पर नोरा और टीडमैन के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है। टीडमैन पूरी तरह कन्विंस होता है कि ये कोई आम मॉन्स्टर नहीं बल्कि नॉर्वेजियन लेजेंड्स का ट्रोल है, लेकिन नोरा इसे सिर्फ टीडमैन की फैंटेसी मानती है। तभी अचानक नोरा को यहाँ भी हाइपर नेचर वाली अजीब स्मेल महसूस होती है। वो पीछे मुड़कर देखती है और उसी पल पत्थरों के बीच एक बड़ी सी आंख ब्लिंक करती है और हम देखते हैं कि नोरा और टीडमैन के ठीक पीछे एक बहुत बड़ा ट्रोल पत्थर के ढेर जैसा बनकर छुपा हुआ था। ये देखकर एंड्रियास और क्रिस भी अलर्ट हो जाते हैं। ऑडियंस के तौर पर हम पहली बार ट्रोल को करीब से देखते हैं। ये एक जाइगेंटिक हाफ ह्यूमन हाफ बेयर जैसा क्रीचर होता है, जिसका पूरा शरीर मिट्टी और पत्थर से बना लगता है। दूर से देखने पर वो बस एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा लग रहा था। सीने पर वापस आते हुए एंड्रियास और क्रिस किसी तरह नोरा और टीडमैन को लेकर वहां से निकलते हैं। साथ ही वो ट्रोल की रियल इमेज लाइव वीडियो के जरिए ऑफिशियल्स को भेज देते हैं। कंट्रोल रूम में प्राइम मिनिस्टर और साइंटिस्ट्स की टीम ट्रोल को देखकर पूरी तरह घबरा जाती है। सब लोग काफी टेंशन में आ जाते हैं। कंट्रोल रूम में नोरा उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि कोई भी कदम उठाने से पहले उन्हें इस एंटिटी के बारे में और जानकारी जुटानी चाहिए, लेकिन टीडमैन साफ कहता
कहता है कि ये एंटिटी क्लियरली एक ट्रोल है। वो बताता है कि ये एक फुली ग्रोन ट्रोल है और उसने इन क्रीचर्स पर 20 साल तक रिसर्च की है। टीडमैन को पूरा यकीन होता है कि उन्हें पता है वो किस चीज से डील कर रहे हैं। इसी बीच प्राइम मिनिस्टर फैसला लेती है कि ये क्रीचर इंसानों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है, इसीलिए वो तुरंत मिलिट्री एक्शन लेने के ऑर्डर्स दे देती है। बाहर निकलते वक्त टीडमैन नोरा को समझाता है कि नॉर्वे के ट्रोल्स ने इंसानों से बहुत ज्यादा दर्द सहा है। उसका मानना होता है कि ये ट्रोल असल में हार्मफुल नहीं बल्कि डरा हुआ है, क्योंकि सालों तक पहाड़ों के अंदर बंद रहने के बाद जब वो बाहर आया है तो उसे लगता है कि दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। टीडमैन नोरा को उसकी बचपन वाली बात याद दिलाता है और कहता है कि अपनी माँ की मौत के बाद वो धीरे धीरे अपने बचपन की इमेजिनेशन और बिलीफ से दूर होती चली गई थी। ये सुनकर नोरा अपने पिता को पुरानी बातों के लिए माफ कर देती है। जल्द ही कैप्टन क्रिस एक बड़ी मिलिट्री फोर्स तैयार करता है। नोरा दौड़ते हुए क्रिस के पास जाती है और कहती है, हमें भी साथ चलने दो, बस देखने के लिए। पहले क्रिस मना करता है, ये मिलिट्री ऑपरेशन है, सिविलियंस अलाउड नहीं है। लेकिन नोरा की जिद पर वो एक शर्त पर मान जाता है, जो मैं कहूंगा बस वही करोगे। कुछ ही देर बाद मिलिट्री के कैमरास में मूवमेंट डिटेक्ट होती है। जंगल के पीछे से ट्रोल दोबारा वापस आता हुआ दिखाई देता है। दूर पहाड़ों के बीच एक जोरदार गर्जना गूंजती है। पहली बार लोग उसे नंगी आंखों से देखते हैं। बेहद विशाल कद, पत्थर जैसा शरीर और चलते ही जमीन कांपने लगती है। जैसे ही वो सामने आता है, सोल्जर्स बिना सोचे समझे गन से फायरिंग शुरू कर देते हैं। ये देखकर टीडमैन जोर से चिल्लाकर सबको रोकता है और बताता है कि ट्रोल्स इंसानी खून की स्मेल बहुत दूर से सूंघ लेते हैं। ट्रोल गुस्से में नहीं होता, बस दर्द और उलझन में एक गहरी आवाज निकालता है। गोलियां उसकी पत्थर जैसी त्वचा से टकराकर बेअसर गिरती रहती हैं। इसके बाद टीडमैन आगे बढ़कर ट्रोल को शांत करने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि ट्रोल वाकई टीडमैन की बातें सुनकर धीरे धीरे काम होने लगता है। ट्रोल इंसानों को नजरअंदाज करते हुए जंगल के और अंदर बढ़ने लगता है, जैसे वो किसी और जगह जाना चाहता हो। लेकिन तभी पीछे से मिलिट्री तोप चला देती है, जिससे ट्रोल पूरा वायलेंट हो जाता है। इस हमले में टीडमैन को गंभीर चोट लग जाती है। नोरा और क्रिस उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन टीडमैन को इतनी गहरी चोट लगी होती है कि वो सरवाइव नहीं कर पाता। मरने से पहले टीडमैन नोरा को कुछ अहम क्लूज देता है और उससे कहता है कि वो हर हाल में खुद पर भरोसा रखे। कमजोर आवाज में वो कहता है, ट्रोल हमसे नफरत नहीं करता, बस हम समझ नहीं पाए, वो अपने घर लौट रहा है। इसके बाद टीडमैन की मौत हो जाती है। अपने पिता को खोकर नोरा पूरी तरह टूट जाती है। सेना की फायरिंग रुकते ही ट्रोल भी पीछे हट जाता है, गुस्से में नहीं बल्कि घायल और उलझा हुआ। अगली सुबह हम नोरा को देखते हैं, जो अपने पिता की याद में उनकी पुरानी तस्वीरें देख रही होती है। उन्हीं चीजों के बीच उसे टीडमैन की एक खास किताब मिलती है, जो किटेल्सन की ट्रोल्स पर लिखी बुक होती है। टोबियास की पुरानी डायरीज और नोट्स में नोरा को ट्रोल्स, चर्च बेल्स और पुराने राजाओं के हवाले मिलते हैं। वो समझने लगती है कि ट्रोल डोवरे के चर्चों पर पत्थर क्यों फेंकते थे, क्योंकि बेल की आवाज उन्हें दर्द देती थी। इसके बाद नोरा मिनिस्ट्री की टीम के सामने ये आइडिया देती है कि इस लड़ाई में चर्च बेल्स को वेपन की तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए। साइंटिस्ट्स को ये बात काफी बचकानी लगती है, लेकिन जब कोई और रास्ता नजर नहीं आता तो प्राइम मिनिस्टर आखिरकार इस ऑपरेशन की मंजूरी दे देती है। इसी दौरान मिलिट्री ट्रोल को ट्रैक कर रही होती है और उन्हें पता चलता है कि वो क्रीचर ओस्लो के एक पब्लिक पार्क की तरफ बढ़ रहा है। हम देखते हैं कि ट्रोल पार्क में घुसते ही धीरे धीरे वहाँ की चीजों को तोड़फोड़ करने लगता है। डर के मारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। नोरा और उसकी टीम हेलीकॉप्टर्स के जरिए बड़े बड़े बेल्स लेकर ट्रोल के चारों तरफ घेरा बना लेती है। इससे ट्रोल और ज्यादा बेचैन और परेशान हो जाता है। गुस्से में वो हेलीकॉप्टर्स को उठाकर फेंकने लगता है। इसी दौरान एक हेलीकॉप्टर पार्क में खेल रहे एक छोटे बच्चे की तरफ गिरने लगता है, लेकिन ट्रोल खुद आगे बढ़कर उसे अपने हाथ से बचा लेता है। ये सीन नोरा नोटिस करती है और उसे अपने पिता की बातें याद आ जाती हैं। इस इंसिडेंट के बाद मिनिस्ट्री कंट्रोल रूम में नोरा की टीम को ऑपरेशन से हटा दिया जाता है। अंद्रेयास भी इस फैसले से आहत होकर रिजाइन कर देता है। नोरा अब भी अपने पिता की किताब को समझने की कोशिश कर रही होती है। वो अंद्रेयास से कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि किताब में लिखा ये प्लेस आखिर है कौन सी जगह। इस पर अंद्रेयास उसे बताता है कि ये जगह ओस्लो का रॉयल पैलेस है, जहाँ नॉर्वे का चीफ ऑफ कोड सिग्रिड रहता है। नोरा वहाँ पहुँचती है, जहाँ सिग्रिड पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। सिग्रिड कहता है कि उसे पूरा यकीन था कि अपने पिता की तरह सच की तलाश में नोरा भी एक दिन यहाँ जरूर आएगी। यहीं सिग्रिड एक बड़ा सच रिवील करता है। वो बताता है कि टीडमैन की सारी रिसर्च बिल्कुल सही थी। कई साल पहले ट्रोल्स की एक पूरी जाति नॉर्वे में रहती थी और जहाँ आज रॉयल पैलेस खड़ा है, वहाँ कभी ट्रोल्स का पैलेस हुआ करता था। लेकिन क्रिश्चियनिटी के राइज के दौरान ऑफिशियल्स ने पूरे ट्रोल परिवार को मार डाला और उन्हीं के ऊपर रॉयल पैलेस बना दिया गया। सिग्रिड बताता है कि एक आखिरी ट्रोल जिंदा बच गया था, जिसे डोवरे माउंटेन में कैद कर दिया गया। माइनिंग शुरू होने के बाद वो ट्रोल बाहर निकल सका। टीडमैन को ये सारी बातें पहले ही पता चल गई थीं, इसीलिए उसे पागल खाने में भर्ती करवा दिया गया था। इसके बाद सिग्रिड नोरा और अंद्रेयास को पैलेस के बेसमेंट में ले जाता है। वहाँ आज भी हजारों ट्रोल्स की हड्डियां और राख मौजूद होती हैं। नोरा एक बोन पर यूवी लाइट डालती है और देखते ही देखते वो हड्डी जलने लगती है। अब नोरा को एक बड़ी बात रियलाइज होती है। वो समझ जाती है कि ट्रोल्स सच में सूरज की रोशनी सहन नहीं कर पाते, क्योंकि
क्योंकि यूवी रेज उन्हें जला देती हैं। इस पर एंड्रियास पूछता है कि फिर ट्रोल सुबह के वक्त कैसे जिंदा बच गया था। नोरा समझाती है कि उस वक्त ट्रोल डायरेक्ट सनलाइट में नहीं था, आसमान में घने बादल छाए हुए थे, इसीलिए वो बच निकला। ये सब जोड़कर नोरा को एहसास होता है कि ट्रोल रॉयल पैलेस की तरफ ही बढ़ रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से वही उसकी असली होम है और वो वापस अपने घर लौटना चाहता है। यहीं से नोरा के दिमाग में एक खतरनाक लेकिन स्मार्ट आइडिया आता है। वो कैप्टन क्रिस के साथ एक पूरा प्लान तैयार करती है। इसके बाद नोरा और एंड्रियास पैलेस के वर्कर्स की मदद से एक मरे हुए ट्रोल का स्केलेटन निकालते हैं और उसे ट्रोल के सामने ले जाकर लूर करने की कोशिश करते हैं। मकसद ये होता है कि ट्रोल अपने साथी की डेड बॉडी देखकर उनके पीछे पीछे चल पड़े। उधर मिनिस्ट्री की टीम ट्रोल को रोकने के लिए पूरे ओस्लो शहर को उड़ाने तक की तैयारी करने लगती है। इसके लिए ओस्लो के सारे लोगों को शहर खाली करने के ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं। इधर ट्रोल नोरा के जाल में फंस जाता है। स्केलेटन देखकर वो गुस्से में उनके पीछे अटैक करने के लिए दौड़ पड़ता है। उधर क्रिस अपनी टीम के साथ यूवी लाइट का एक बहुत बड़ा सोर्स तैयार कर लेता है ताकि आखिरी हमला किया जा सके। किसी तरह नोरा और एंड्रियास ट्रोल को उस जगह तक ले आते हैं और इससे पहले कि कंट्रोल रूम से वेपन फायर किया जाए, क्रिस की टीम ट्रोल पर यूवी रेडिएशन की जबरदस्त बौछार कर देती है। यूवी रेज लगते ही ट्रोल भयानक तरीके से तड़पने लगता है। सबको लगने लगता है कि उनका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है, लेकिन तभी नोरा को अपने पिता की कही हुई एक बात याद आ जाती है। वो ट्रोल को दर्द में रोता हुआ देखती है और उसी पल नोरा को उस पर दया आ जाती है। मौके पर ही नोरा यूवी लाइट का सोर्स बंद कर देती है। नोरा ट्रोल को शांत आवाज में समझाती है कि अगर वो दोबारा पहाड़ों की तरफ लौट जाए तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अगर वो शहर की तरफ बढ़ा तो लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नोरा की बात सुनकर ट्रोल धीरे धीरे शांत हो जाता है। लेकिन तभी नॉर्वे में सुबह का सूरज निकल आता है। जैसे ही सूरज की रोशनी ट्रोल पर पड़ती है, वो डायरेक्ट सनलाइट में आ जाता है और देखते ही देखते वो ट्रोल पत्थर में तब्दील हो जाता है। नोरा, एंड्रियास और क्रिस उसे आखिरी बार अलविदा कहते हैं। थोड़ी देर में वहाँ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी पहुंच जाते हैं और नोरा को उसके एफर्ट्स के लिए थैंक यू कहते हैं। एंड्रियास कहता है कि उसे उम्मीद है कि डोवरे माउंटेन में अब कोई ट्रोल बाकी न बचा हो। लेकिन उसी पल हम फिर से फिल्म की शुरुआत वाला वही टनल एरिया देखते हैं।